नमस्कार। 1900 एशियाई खेलों के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश शुक्ला और आज बात करेंगे पारुल चौधरी की, जिन्होंने महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वहीं मोहम्मद अफजल ने 800 मीटर में रजत पदक जीतकर धमाल मचाया। तेजस्विनी शंकर ने डेकाथलॉन में रजत पदक जीता है, जो कि भारत का पहला रजत पदक है इस इवेंट में अभी तक के इतिहास में। अगले आधे घंटे इन तमाम बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और इन खबरों को जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही हांगझू से जुड़ेंगे हमारे संवाददाता गौरव कुमार, उनसे बात करेंगे क्या कुछ रहा आज के दिन एथलेटिक्स एरेना में और तमाम इवेंट्स में। फिलहाल इस कार्यक्रम में शुरुआत करेंगे पारुल चौधरी के साथ। और सबसे पहले बात करेंगे अभी तक की सबसे बड़ी खबर जो निकल के आई ट्रैक एंड फील्ड से। भारत की पारुल चौधरी ने महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। यह एशियाई खेलों में महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। यह भारत का कुल 14वां स्वर्ण पदक है जो ट्रैक एंड फील्ड से निकल करके आया है। पारुल चौधरी ने यह स्वर्णिम कामयाबी अपने नाम की है। वहीं भारत के मोहम्मद अफजल ने पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में रजत पदक पर कब्जा जमाया। उन्होंने 1 मिनट 48.43 मिनट का समय निकाला। आखिरी कुछ मीटर में सऊदी अरब के आसा अली ने उन पर लीड ले ली और वह स्वर्ण पदक से चूक गए। भारत के कृष्ण कुमार यहां 5वें स्थान पर है। वहीं भारत के तेजस्विनी शंकर ने रजत पदक अपने नाम किया। उन्होंने डेकाथलॉन में यह कामयाबी हासिल की। इस स्पर्धा में 10 अलग अलग खेल खेले जाते हैं। 2 दिन तक यह मुकाबला चलता है। भारत ने इस स्पर्धा में 1974 के बाद कोई पदक जीता। 1974 में विजय सिंह चौहान ने स्वर्ण और सुरेश बाबू ने कांस्य पदक जीता था। तो ट्रैक एंड फील्ड से बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है भारत के लिए, और क्या भारत होगा 100 के पार, इस पर बात करेंगे हमारे संवाददाता गौरव कुमार से, जो हांगझू से सीधे जुड़ रहे हैं ग्राउंड जीरो से। गौरव, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कैसे देखते हैं ट्रैक एंड फील्ड की इन तमाम उपलब्धियों को? पारुल चौधरी जिन्होंने कल 3000 में रजत जीता और आज स्वर्णिम सफलता उनके खाते में। बिल्कुल मुकेश, जिस तरह का प्रदर्शन जो है वो भारतीय एथलीट लगातार दिखा रहे हैं, खेल के हर क्षेत्र में दिखा रहे हैं। और एथलेटिक्स में तो पहले से ही उम्मीद थी, क्योंकि सबसे बड़ा दल जो है वो एथलेटिक्स से ही है। 68 खिलाड़ियों का दल जो है वो अकेले एथलेटिक्स से है। तो ऐसे में उम्मीदें को जो उम्मीदों का उफान था, उस उफान पर ही भारतीय खिलाड़ी जो है एथलेटिक्स के वो लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। और जैसे हमने देखा था कि परसों भी पदक की जो थी वो वर्षा एथलेटिक्स से देखने को मिली थी, तो आज एक बार फिर से वही सिलसिला जो है वो जारी है। और ऐसे में हम अपने जो चौथा स्थान है उस पर तो हम बरकरार है ही, लेकिन साथ ही साथ जो मेडल, गोल्ड मेडल की जो संख्या है उसको भी हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो जैसे आपने खुद कहा कि 14 स्वर्ण पदक जो है वो आ चुके हैं। तो लास्ट अगर हम एशियन गेम्स के रिकॉर्ड को उठा करके देखें तो हमारा 16 जो थे वो गोल्ड थे, यानी कि अब हम उस आंकड़े को जल्द ही पार कर जाएंगे, क्योंकि एथलेटिक्स में अभी और भी कई नाम है, जिसमें से सबसे बड़े नाम जो है वो नीरज चोपड़ा है। तो यहाँ से एक हांगझू एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों के लिहाज से बेहद सफल ये गेम जो है वो रहा है। लेकिन अगर आज के इवेंट की बात करें, खासतौर से पारुल चौधरी की बात करें, तो जिस तरह से ये खिलाड़ी कल जिस तरह से उन्होंने 3000 मीटर स्टीपल चेज में सिल्वर मेडल जीता था, और उसके बाद आज यानी कि नेक्स्ट डे ही आकर के 5000 मीटर में दौड़ लगाना और हर लैप को एक जी बिल्कुल गौरव, जो होती है वो उस वक्त आप पे हावी होती है। आपकी फिटनेस को देखा जाता है, आपके फिटनेस के लेवल को देखा जाता है। इन सब चीजों पर खरी उतरती हुई पारुल चौधरी ने गोल्ड मेडल जो है वो हासिल किया। गौरव, काफी रोमांचक रहा, रोंगटे खड़े कर देने वाला ये मुकाबला रहा। सभी ने देखा, हमने भी इसको टेलीविजन सेट्स पर देखा, पूरे न्यूज रूम में माहौल बना हुआ था।
जो भी फैंस उसको देख रहे थे, जिस तरह से उन्होंने ओवरकम किया, लास्ट के जो 30 मीटर में उन्होंने अपना जज्बा दिखाया, जापानीज एथलीट को हराया, वो दिखाता है कि कितना बुलंद हौसला है, कितनी बढ़ी हुई मानसिकता के साथ इन एशियन गेम्स में भारतीय एथलीट कंपीट कर रहे हैं। बिल्कुल मुकेश, मैं इसी पॉइंट पे आ रहा हूं कि जिस तरह का जो एक जज्बा यहां पर नजर आ रहा है, वो जज्बा अपने आप में तो कि बहुत मायने रखता है। और वो हुआ क्यों है, वो उसकी वजह पे जानना होगा। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है कि भारतीय एथलीट्स लगातार अपने शानदार प्रदर्शन से मेडल जीत रहे हैं, तो उसके लिए पीछे एक बड़ी वजह उनकी ट्रेनिंग रही है। क्योंकि हमने जब एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट से बात की, तो उन्होंने बताया कि किस तरह से साई ने उन्हें हेल्प की है, किस तरह से गवर्नमेंट की जो हेल्प है वो लगातार मिल रही है, ना केवल फिजिकल ट्रेनिंग में बल्कि मेंटल कंडीशनिंग ट्रेनिंग, यानी कि एक मेंटली रूप से किस तरह से खिलाड़ी को तैयार किया जाए, इस एटमॉस्फेयर के हिसाब से किस तरह से ढाला जाए। बिल्कुल गौरव, किस अंतिम समय में किस तरह की क्या कुछ गलतियां हो सकती। जी जिस तरह से प्रीति लामा थी, उन्होंने 3000 मीटर स्टीपल चेज में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था, लेकिन उन्होंने अपना जो अनुभव बताया था कि किस तरह से एशियन चैंपियनशिप में वो जरा सी अपनी गलती के कारण वो मेडल से वहां पर चूक गई थी, क्योंकि उस समय वो दबाव में आ गई थी और उस समय उन्हें ये लग रहा था कि शायद जो उनके साथ की जो टीममेट है या जो उनके। बिल्कुल गौरव, और दो और ऐसे एथलीट रहे जिन्होंने डेक्थेलन आपने देखा उसमें किया, और साथ ही जो प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं वो उनसे गलतियां हुई थी, लेकिन उन गलतियों को इस बार उनको जाहिर तौर पर ये बातें जो है वो कहीं ना कहीं एक मनोबल को बढ़ाती हैं और इस बात को दर्शाती हैं कि जिस तरह का कंडीशनिंग जो कोच अब फैसिलिटीज हमें मिल रही है, जिस तरह की ट्रेनिंग हमें मिल रही है, जिस तरह के अब इक्विपमेंट्स हमारे सामने हैं और एक जो बेहतर माहौल दिया जा रहा है एथलेटिक्स को लेकर के, तमाम खेलों को लेकर के, उसका नतीजा है कि इस तरह के जो मेडल्स है वो हमारी झोली में आ रहे हैं। क्योंकि बैक टू बैक आप मेडल्स जीतना, आप समझ सकते हैं, बहुत एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि आप जब मेडल जीतते हैं उसके फौरन बाद आपका डोप टेस्ट होता है, वो एक लंबी प्रक्रिया होती है। उस लंबी प्रक्रिया के बाद खिलाड़ी को अगले दिन के इवेंट के लिए जो होता है उसके लिए तैयार होना होता है। जानना चाहूंगा दो और एथलीट्स रहे, तो अगर बात करें अफजल की, तो किस तरह का मोहम्मद अफजल का प्रदर्शन आप देखते हैं 800 मीटर में, उन्होंने भी इसी तरह का दमखम दिखाया। बहरहाल पारुल की तरह वो आखिरी मौके पर बढ़त नहीं बना पाए, लेकिन कंपीट अच्छा किया उन्होंने, और डेकाथलॉन में हमें 1974 के बाद पदक मिला। इन दोनों खिलाड़ियों को कैसे देखते हैं? देखिए, मोहम्मद अफजल की ये कामयाबी अपने आप में एक इतिहास रच देती है, क्योंकि डेकाथलॉन में पदक का आना अपने आप में एक बड़ी बात है। और जिस तरह से इस खिलाड़ी ने अपने आप के मोमेंटम को बनाकर रखा, जिस तरह से अपनी जो फिटनेस है उसको लेवल को हाई रखा, और जो एक माइनर चीजें होती हैं कि आपको किस तरह से हर एक इवेंट में अपने आप को किस तरह से फिट करके रखते चलना है। कोई भी एक इवेंट जो है वो आपका खराब हुआ तो उससे आपको कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती है। उन सब तमाम मुद्दों पर दूर करते हुए, उन सब तमाम दिक्कतों को दूर करते हुए मोहम्मद अफजल ने अपने आप को बनाकर रखा। और हमने देखा कि किस तरह से जी जो आप बता रहे हैं, मोहम्मद अफजल हुए, पारुल हुए, जितने हमारे एथलीट्स हैं, अभी तो बहुत सारे मुकाबले होने हैं, लेकिन अब तक आप एरेना में देख रहे हैं, शूटिंग से लेकर के कैनोइंग में हमने पदक जीतने शुरू करे, जो नए इवेंट्स में हमें पहले कभी पदक नहीं मिलते थे। आप क्या देखते हैं, हम किस तरह से लीड कर रहे हैं, जिस तरह से भारत को खेलों की महाशक्ति बनने के लिए देखा जा रहा है, जिस दिशा में पिछले 8-10 साल से काम किया गया करंट रिजीम में, उनका कितना फायदा आपको यहां मिल रहा है? और देखिए, जो खिलाड़ी हैं वो कह रहे हैं अब उनको देश के प्रधानमंत्री फॉलो कर रहे हैं, उनका वो उत्साहवर्धन कैसे देखते हैं? देखिए मुकेश, ये पूरी एक निरंतर प्रक्रिया होती है जिसपे पूरे पिछले 9 साल के दरमियान सबसे ज्यादा कार्य हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा एक रोड मैप तैयार किया गया है कि किस तरह से हम खेलों में खुद को आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हम हर खेल में, केवल ओलंपिक में नहीं बल्कि जो छोटी छोटी प्रतियोगिताएं हैं उसमें भी खुद को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस कड़ी में हमने देखा कि किस तरह से खेलो इंडिया की जो स्कीम है वो सामने है। इसके अलावा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, टॉप्स की जो स्कीम है, और लगातार जो इवेंट्स, इंटरनेशनल एक्सपोजर जो है वो खिलाड़ियों को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जब देश के प्रधानमंत्री जो है वो खिलाड़ियों से बात करते हैं, उनको उनकी हौसला अफजाई करते हैं, तो हमने हर एक खिलाड़ी से जब बात की तो उन्होंने कहा कि ये उनके अंदर अपने आप में स्फूर्ति पैदा करता है, क्योंकि जब उन्हें मालूम चलता है कि इतने बड़े लेवल से उनको सपोर्ट आ रहा है, तो ये एक कहना चाहिए कि एक उनके लिए थर्ड सपोर्ट होता है। थर्ड सपोर्ट यानी इस तरह से रहता है कि एक तो जहां पे वो खेलने जा रहे हैं उनका जो सपोर्टिंग स्टाफ है
एक जो क्राउड है, और फिर जब इतने बड़े लेवल से जब एक सपोर्ट की प्रक्रिया सामने आती है तो उनका जो लेवल होता है वो बहुत हाई हो जाता है। और शायद खेलों में ये सबसे ज्यादा मायने रखता है कि आप किस माइंड ऑफ सेट के साथ सामने उतर रहे हैं, क्योंकि हमने इससे पहले देखा था कि जब आप किसी भी इंटरनेशनल एरिना में उतरते थे तो कहीं ना कहीं आप पे दबाव होता था, कहीं ना कहीं आपको ये बातें मालूम नहीं होती थी कि इस एटमॉस्फेयर में आप अपने आप को कितना ढाल पाएंगे। तो इस कड़ी को, इन दिक्कतों को दूर करने के लिए ही हमने देखा कि किस तरह से खेलो इंडिया का जो मंच है उसको सामने रखा गया। इसके अलावा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो मंच है उसको सामने रखा गया, क्योंकि हमने वहां पे देखा था कि और जिस तरह से नेशनल गेम्स आयोजित हुए थे, नेशनल गेम्स को भी पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं के साथ सामने रखा गया था, ताकि खिलाड़ी जो है वो खुद को जब कंपीट करें तो उनका जो कंपीट का जो लेवल हो वो बहुत हाई रहे, उन्हें ये हर वक्त ये महसूस होता रहे कि वो किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में ही कंपीट कर रहे हैं। इन सब के अलावा जिस तरह से मेंटल कंडीशनिंग कोच जो है वो आज खिलाड़ियों को मिल रहे हैं, हमने खिलाड़ियों से जब बात की तो उन्होंने इन बातों को सामने रखा। एक संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा, यहाँ सीनियर वर्सेस जूनियर कंपीट कर रहे हैं। एनसी सोजन कल हमने देखा उन्होंने किस तरह से लॉन्ग जंप में कितना उत्साहवर्धन तरीके से परफॉर्म किया। सीमा एंटल पुनिया 2010 में उन्होंने गोल्ड जीता, फिर 14, फिर 18, 2 ब्रॉन्ज के साथ वो सीनियर रही अपनी डिस्कस थ्रो में। तेजेंद्र पाल तूर कितना अच्छा उन्होंने शॉट पुट में किया। तो ये पूरा का पूरा एक माहौल बना करके दे दिया है इस खेलो इंडिया ने, फिट इंडिया ने, नेशनल गेम्स में, कि ये सब जो है ये क्लेवर आपके सामने दिख रहा है और विश्व शक्ति को पता लग रहा है, पूरे वर्ल्ड को पता लग रहा है कि क्रिकेट नहीं है, भारत में बहुत कुछ है और अभी बहुत कुछ आना बाकी है। जाहिर तौर पर बहुत कुछ आना बाकी है मुकेश, और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी सबकी नजरें जो है, आप खुद सोचिए कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया की नजरें जो है वो कल के इवेंट नीरज चोपड़ा पर लगी हुई है। उन्हें इंतजार है कि नीरज चोपड़ा जो है वो कल जब जैवलिन थ्रो फेंके, जब अपना जैवलिन को थ्रो करेंगे तो क्या कुछ एक नया रिकॉर्ड निकल करके सामने आएगा, क्या कुछ होगा, इसको लेकर के देश की मीडिया में तो बातें हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा उत्सुकता जो है वो अंतरराष्ट्रीय मीडिया को है। तो यहाँ पे कई देशों की मीडिया आई हुई है, उन्होंने खुद इस बात को रखा है कि जिस तरह से देश ने अपने को सभी खेलों में निखार करके सामने रखा है। हमने बात की सेलिंग की, हमने बात की रोइंग की, इक्वेस्टेरियन की, आज कैनोइंग में मेडल आया, और इक्वेस्टेरियन में हमने देखा कि 41 साल के बाद वहां पे मेडल निकल करके सामने आया। तो हर खेल में न केवल हम कंपीट कर रहे हैं बल्कि अपने कद को लगातार बढ़ा रहे हैं, और ये सिर्फ इस वजह से हो रहा है क्योंकि आज देश में वो मंच मिला हुआ है, आज देश में वो सुविधा मिली हुई है खिलाड़ियों को, जहां वो अपनी बातों को सामने रख सकते हैं। वहां पे एक रोड मैप मिला हुआ है कि वो अपनी दिक्कतों को सामने रख सकते हैं कि अगर किसी खेल में अगर ब्रॉन्ज आया है तो वो ब्रॉन्ज क्यों आया है, इसको बाकायदा एक विचार विमर्श होता है, विचार विमर्श का सामने जाते हैं। यहाँ मंथन भी हो सकता है, गलतियों को सुधारा भी जा सकता है, और 2000 पेरिस ओलंपिक के लिए लोग कोटा भी ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इन तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ मौजूद रहे और हमारे दर्शकों तक ये इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स है वो आपने शेयर करे। बहरहाल झंडा बुलंद होता हुआ भारतीय कंटिजेंट का, और जिस तरह से एशियन गेम्स में हम आगे बढ़ रहे हैं, एशियाई खेलों में भारत को अभी एक और बड़ी सफलता मिली और 15वां गोल्ड मेडल महिलाओं की जैवलिन थ्रो में भारत को मिल गया है। भारत ने यहां पर भी स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत की भाला फेंक खिलाड़ी अनु रानी ने यहां स्वर्ण पदक जीत लिया है, यानी 62.92 के थ्रो के साथ अनु रानी ने गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। 15वां स्वर्ण पदक भारत की झोली में आता हुआ। जैसा कि गौरव बता रहे थे, 16 का आंकड़ा पार करना है गोल्ड मेडल का, तो 15 पूरे हो चुके हैं और बहुत ही जल्दी आने वाले दिनों में, या यूं कहें कि 1-2 दिन में ही आपको यह आंकड़ा भी टूटता हुआ दिखाई देगा। अनु रानी ने जिस तरह से यह थ्रो किया, बहुत शानदार थ्रो उनका रहा, और महिलाओं की जैवलिन थ्रो में उन्होंने यह 15वां पदक यानी दोहरी सफलता भारत को, बड़े स्वर्णिम सफलता जो आज दिलाई है। वो पहले पारुल चौधरी, उसके बाद अनु रानी ने। यहां पर जैवलिन की बात करें तो अभी नीरज चोपड़ा का क्लेवर और फ्लेवर देखना बाकी है, लेकिन उससे पहले महिलाओं का दमखम आप देखिए, कितने शानदार तरीके से ये महिलाएं जो हैं ये परफॉर्म कर रही हैं, जिस तरह से इनका यहां पर पैरामीटर बढ़ता हुआ निकल करके आ रहा है। यानी ये बताता है किस तरह से भारत ने पिछले 9 सालों में अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है। ग्राउंड लेवल पे जो काम किया गया, ग्रासरूट लेवल पे, उसका सीधा सीधा फायदा देश को यहां सामने देखने को मिल रहा है। 62.92 का ये जो थ्रो है, बहुत शानदार थ्रो है अनु रानी का, बिल्कुल आसान नहीं होता। आप देखिए जैवलिन में वो कंपीट कर रही है तमाम उन दिग्गजों के साथ, और यहां पर उन्होंने स्वर्ण पदक अपनी झोली में डाला है। यानी भारत को आज 2 स्वर्णिम सफलता, पहली
मिली थी। गौरव, इस पर भी बात करेंगे। जिस तरह से हमने 14 मेडल बात करा, तो पारुल चौधरी और 15 मेडल अनु रानी। आपको मैं यही बताना चाह रहा था और यही जानना आपसे चाह रहा हूं कि अभी कल का जो मुकाबला आना बाकी है, लेकिन आज हमने फिर से एक बार ये दिखा दिया कि कितना दमखम हमारे खिलाड़ियों में। बिल्कुल मुकेश, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब हम बेहद करीब हैं अपने पिछले आंकड़े को पीछे छोड़ने में, और इसमें कहने में कोई अतिशयोक्ति शायद नहीं होगी कि अब पीछे जो पिछला हमारा 16 स्वर्ण का जो आंकड़ा है वो जल्द ही टूटेगा, क्योंकि अभी नीरज चोपड़ा का कहना चाहिए उनको पार्टिसिपेट करना है। इसके अलावा अगर बात करें तो जिस तरह से भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम जो है वो शानदार प्रदर्शन करके सेमीफाइनल में पहुंची है, वहां से एक अच्छी उम्मीद जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। और इन सब के अलावा भारतीय पुरुष हॉकी टीम और भारतीय महिला हॉकी टीम जो है वो लगातार अच्छा प्रदर्शन करके सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। तो और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस कड़ी में ये दोनों टीमें जो हैं वो अपना एक भी मुकाबला उन्होंने हारा नहीं है। लेकिन फिलहाल अगर अनु रानी के इस परफॉर्मेंस पर गौर करें तो सब बेहतरीन परफॉर्मेंस निकल करके उन्होंने अपना सामने रखा है। जिस तरह का उन्होंने थ्रो किया और लगातार वो एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने नाम को साबित करती आ रही है। एशियन गेम्स में उन्होंने जैसे हम बात करते थे जैवलिन की, पहले कम सुनाई देता था, लेकिन ओलंपिक का वो दिन, जिस दिन ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने जैवलिन में स्वर्ण पदक जीता था, आखिरी दिन था ओलंपिक का, हमने भी उस मुकाबले को उनके गांव में जाकर के कवर किया। आज जो जैवलिन है उसमें कई सारे खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे अनु रानी आई, अभी संजय जैना भी कल खेलेंगे। तो एक बड़ा आप देखिए मोटिवेशनल निकल करके आया है, एक रेवोल्यूशन है, क्रांति है। अगर ट्रैक एंड फील्ड में देखें तो वो तमाम स्पर्धाओं में अब भारतीय खिलाड़ी दमदार और प्रबल दावेदारी के साथ उतर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मुकेश, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये जो सफलताएं हैं ये देश में क्रांति के तौर पर सामने आती हैं खेल के क्षेत्र में। क्योंकि इस तरह की क्रांति के क्षेत्र में कि मसलन अगर आप इस तरह से ले कि नीरज चोपड़ा के गांव के पानीपत में जो उनका गांव है, उस गांव के सभी जो युवा हैं वो अब अपने आप को खेलों में डाल रहे हैं, क्योंकि उनके लिए आदर्श बन चुके हैं नीरज जब भी किसी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करते हैं तो वहां बहुत उत्सुकता से भरी निगाहों से उनको देखा जाता है, उनके एक एक एक्शन को वॉच किया जाता है। जब भी नीरज को मौका मिलता है, जब वो अपने गांव आते हैं, तो जो युवा हैं वो उनसे सीखने के लिए आतुर दिखाई देते हैं, उनसे एक एक टिप्स लेते हैं, उनसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से वो तमाम खेलों में आगे बढ़ सकते हैं। तो जाहिर तौर पर अब जबकि हम जैवलिन में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, एक तरफ नीरज चोपड़ा शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ महिला वर्ग में अगर आए तो यहाँ पे अनु रानी का शानदार प्रदर्शन देखने को मिलता है। तो जब ये खबरें जो हैं वो देश के तमाम कोनों कोनों तक फैलती हैं तो उन युवाओं को आगे बढ़ाती है, क्योंकि वो भी जानते हैं, वो उनकी कहानियों को समझते हैं, वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि किन संघर्षों को दूर करके वो यहाँ तक पहुंचे हैं। अगर नीरज चोपड़ा या अनु रानी इस तरह कर सकती हैं तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। ये बात जो होती है वो युवाओं के अंदर एक क्रांति के रूप में सामने आती है। और केवल जैवलिन के ही क्षेत्र में नहीं, बल्कि जितने हमने देखा कि निशानेबाजी में किस तरह का शानदार प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला था। हमने ट्रैप इवेंट में मेडल हासिल किया। एक चीज और जानना चाहूंगा आपको, गोल्ड मेडल हासिल किया। 15 गोल्ड हो चुके हैं, कितने और गोल्ड बाकी हैं जो हमें मिल सकते हैं? जैसा कि हम कई सारे कंपटीशन के सेमीफाइनल में हैं, कल लवलीना बोरगोहेन अपना फाइनल खेलेंगी, तो आपके लिहाज से भारत के लिए कहां तक विन विन सिचुएशन दिखाई दे रही है? देखिए, वैसे तो भविष्यवाणी करना शायद उतना आसान किसी के लिए भी नहीं होगा, लेकिन हाँ, जिस तरह का परफॉर्मेंस भारतीय एथलीट दिखा रहे हैं उससे यह बात तय है कि क्रिकेट हॉकी में मेंस और वुमेन्स में दोनों में आपको स्वर्ण पदक की जो तस्वीर है वो बनती हुई दिखाई दे सकती है। इसके अलावा अगर बात करें तो लवलीना का मैच है, उनपे काफी दारोमदार होगा, क्योंकि हमने देखा था कि किस तरह से उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में अपने शानदार प्रदर्शन से ब्रॉन्ज मेडल को हासिल किया था। तो यहाँ पर उनसे उम्मीदों का जो कहना चाहिए जो उम्मीदें रहेंगी वो काफी उफान पर रहेंगी। इस सब के अलावा एथलेटिक्स के क्षेत्र में नीरज चोपड़ा है, नीरज चोपड़ा से काफी हमेशा से उम्मीद रही है। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी बता दूं आपको मुकेश कि नीरज ने इससे पहले जब उन्होंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी एशियन गेम्स में, तो उन्होंने इस बात को सामने रखा था कि वो कुछ समय पहले अपनी ग्रोइंग इंजरी से जूझ रहे थे, जिसके चलते इस बार की जो एशियन गेम्स है उसमें वो वेदर कंडीशंस को भी ध्यान में रख रहे हैं, क्योंकि उनका ये साफ तौर पर कहना था कि वो जो जिस तरह के खिलाड़ी हैं वो एक लंबा रन लेते हैं। और यहाँ पे हांगझोउ में अभी फिलहाल जो है वो रुक रुक के कभी बारिश हो रही है, थोड़े बादल छाए हुए हैं, तो इन सब चीजों का जो होता है वो काफी रखता है एक खिलाड़ी के नाते। तो खिलाड़ी के लिए
हर इवेंट जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन साथ ही साथ ये भी आपकी देखनी होती है कि वो अपने आप को किस हद तक कितने लेवल तक रख पाता है। सभी की निगाहें होंगी। अगर छोड़ दे तो बैडमिंटन का जो क्षेत्र है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। बैडमिंटन में भी हमें उम्मीदें रहेंगी, क्योंकि जिस तरह का प्रदर्शन जो है वो पीवी सिंधु ने दिखाया आज, जिस तरह से उन्होंने चीनी ताइपे खिलाड़ी के खिलाफ जीत दर्ज की। गौरव, समय की कमी है, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भारत का क्या होगा एशियन गेम्स में आगे हाल। लेकिन इन तमाम जानकारियों के लिए आप सीधे हांगजू से जुड़े, अपना कीमती समय निकाला, हमारे दर्शकों को तमाम ब्रेकिंग न्यूज की खबरें दी। बहुत बहुत शुक्रिया। ग्राउंड जीरो से आप इन तमाम जानकारियों के साथ उपलब्ध रहे। लेकिन भारत 15 मेडल के साथ आगे बढ़ता हुआ, और आज क्या कुछ रहा एशियन गेम्स में। आज के दिन की शुरुआत कैनोइंग के साथ कांस्य पदक जीतने के साथ हुई। भारत के अर्जुन सिंह और सुनील सिंह की जोड़ी ने कैनोइंग डबल 1000 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने में सफलता हासिल की। एशियन गेम्स में इतिहास में कैनोइंग स्पर्धा में भारत का यह दूसरा पदक है। महिला मुक्केबाज प्रीति को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। प्रीति को एशियाई खेलों में 54 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले में चीनी खिलाड़ी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। विद्या रामराज ने 400 मीटर बाधा दौड़ में भारत को एक और पदक दिला दिया। उन्होंने 55.68 सेकंड का समय लेकर तीसरे स्थान पर रही और कांस्य पदक अपने नाम किया। बहरीन की अदेक्योया 54.45 सेकंड का समय लेकर स्वर्ण पदक उन्होंने जीता। यह एशियन गेम्स का नया रिकॉर्ड भी है। वहीं चीन की जियादी मो ने 55.01 सेकंड का समय लेकर रजत पदक अपने नाम किया। प्रवीण चित्रावल ने पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने अपने छठे प्रयास में 16.68 मीटर की छलांग लगाई और तीसरा स्थान हासिल करने में सफलता हासिल की। भारत के ही अबू बकर 16.62 मीटर की छलांग के साथ चौथे स्थान पर हैं। वहीं भारत के स्टार महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में पहुंच गई। लवलीना ने सेमीफाइनल मैच में जीत के साथ ही पेरिस ओलंपिक का कोटा भी हासिल कर लिया। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। क्वार्टर फाइनल में भारत ने नेपाल को 23 रन से हरा दिया। भारत के लिए यशस्वी जायसवाल ने शतकीय पारी खेली। गेंद से बात करें तो रवि बिश्नोई और आवेश खान ने 3-3 विकेट हासिल की। वहीं भारत की महिला हॉकी टीम ने ग्रुप दौर के अपने आखिरी मैच में हांगकांग को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने हांगकांग पर 13-0 से करारी जीत दर्ज करते हुए अंतिम 4 में जगह सुनिश्चित की। भारतीय तीरंदाज अभिषेक वर्मा और ओजस ने तीरंदाजी के पुरुष व्यक्तिगत कंपाउंड इवेंट के फाइनल में जगह बना लिया है। अभिषेक ने सेमीफाइनल में कोरिया के जू ज़ुयान पर शानदार 147-145 के अंतर से जीत हासिल की। जीत के साथ ही उन्होंने रजत पदक सुरक्षित कर लिया है। वहीं ओजस ने पूर्व चैंपियन कोरिया के यांग जीवोन को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। एशियन गेम्स में खेले गए बैडमिंटन के शुरुआती मैच में भारतीय शटलर एच.एस. प्रणॉय और पीवी सिंधु ने बैडमिंटन प्रतियोगिता के दौरान अपने अपने प्रतिद्वंदियों पर सीधे मुकाबलों में जीत के साथ पुरुष और महिला एकल के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। तीरंदाजी में पुरुषों की प्रतिस्पर्धा में अतानु दास को हार का सामना करना पड़ा। चीन के क्यूआई ने क्वार्टर फाइनल मैच में उन्हें करीबी अंतर से हराया। इसके साथ ही अतानु करीबी अंतर से हारकर पदक से बाहर हो गए। भारतीय कबड्डी महिला टीम ने दक्षिण कोरिया को 56-23 से हरा दिया। भारतीय टीम ने एक तरफा अंदाज में जीत दर्ज की। भारतीय टीम से इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक की उम्मीद है। वहीं भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने बांग्लादेश पर 55-18 से जीत के साथ एशियाई खेलों में खिताब के लिए अपने अभियान की शुरुआत की। इस जीत के साथ भारतीय कबड्डी टीम ग्रुप ए में अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है। स्क्वैश में दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल सिंह सिंधु मिश्रित युगल के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही इस जोड़ी ने कम से कम कांस्य पदक तो पक्का कर लिया है। वहीं भारत के स्टार स्क्वैश खिलाड़ी सौरव घोषाल पुरुष एकल के सेमीफाइनल में पहुंच गए। उन्होंने जापान के रिनसुको सुकुई को 3-0 से हराया। सौरव ने पहला गेम 11-14 से, फिर दूसरे गेम में भी आसानी से जीत हासिल की। तीसरा गेम 11-3 से अपने नाम कर सौरव ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। स्क्वैश में ही भारत की मिश्रित युगल जोड़ी अनाहत सिंह और अभय सिंह की जोड़ी ने भी एक पदक सुनिश्चित कर लिया। यह दोनों स्क्वैश के मिश्रित युगल के सेमीफाइनल में पहुंच गए। इस जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में यांग युआनसू और ली डोंगजुन की जोड़ी को 11-4, 8-11, 11-1 से हरा दिया। वहीं भारत की स्क्वैश खिलाड़ी तन्वी खन्ना महिला एकल क्वार्टर फाइनल में जापान की सातोमी वंतन से हारकर बाहर हो गई। महिला एकल स्पर्धा में भारत का स्क्वैश का सफर समाप्त हो गया। गौरतलब है कि उन्होंने जकार्ता में खेले गए मुकाबले में पदक जीता था, लेकिन इस बार वो खाली हाथ लौटेंगे।
तो इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन 15 मेडल के साथ भारत स्वर्णिम सफलता लिखता हुआ आगे बढ़ रहा है और अभी आने वाले समय में और कई मुकाबले हैं। तो इस खास कार्यक्रम में इतना ही, आगे की जानकारी अगले बुलेटिन में आपको देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।